दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार। आज हम लोग हैं अंसार मंसूरी के साथ में। और दोस्तों अंसार मंसूरी वो युवा लेखक है जो उदयपुर में रहकर पढ़ाई करी, लॉ कॉलेज के साथ साथ जो उनके अनुभव हैं इस किताब में उन्होंने कहा है कि कशिश, क्रांति और कोरोना जी। और इसमें जो कुछ इन्होंने फील किया है, जो कुछ महसूस किया, बदलते उदयपुर को, बदलते समाज को, बदलते देश को, बदलती राजनीति और इन सब के बारे में कुछ प्यार की उनके मन में जो उमंग है, जो भूख है, उसको बयान करने की कोशिश की है। हमारे साथ है अंसार मंसूरी। अंसार मंसूरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रक्षित, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको इस किताब को लिखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए। और मैं चाहूँगा कि आपसे पहला क्वेश्चन, मेरा सवाल ये है कि ये किताब आपने लिखी तो सबसे पहले तो जो लिखने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन, एक तरफ आपको पता है कि कोरोना में, कोविड की वजह से लोग मरते जा रहे थे और एक क्राइसिस के रूप में देश में आई थी, तो आपने अपनी किताब का नाम, टाइटल त्रासदी रखा है। जी। किस तरह की त्रासदी को आपने इस किताब में कवर किया है? बेसिकली 2020 जो हमने देखा है, ये हमारे से पहले शायद कई पीढ़ियों ने इस तरह का कोई मंजर नहीं देखा होगा, ठीक है। और हमने एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखा है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है मजदूरों का, वो हुआ है। और लोगों को मरते हुए देखा है हमने, लोगों को खौफ खाते हुए देखा है। तो इसीलिए मेरे मन में ख्याल आया कि यार इस तरह का कुछ लिखा जाए जो इस पूरे काल का एक तरह से वर्णन कर सके। तो वहाँ से मेरा ख्याल एकदम, एक दिन लॉकडाउन में बैठे हुए मेरे को लगा कि यार आई हैव टू राइट दिस। और मैंने शुरू से शुरू किया, जहाँ से चीन से शुरू किया गया है, कि जहाँ से इसमें सब कुछ शुरू हुआ है। तो यहाँ से इस कोरोना की, इस किताब त्रासदी का उत्पत्ति हुई है। अंसार, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपकी कहानी का एक जो वर्ड है कोरोना, वो तो समझ में आता है जी, कि आपने ये जो पेंडेमिक चला इसके दौरान जो कुछ फील किया उसके बारे में लिखा है, लेकिन आपने दो जो नए शब्द हैं, कशिश और क्रांति जी, इनका इस किताब से क्या लेना देना है? क्या फील करते हैं? इसको लेकर आपके मन में क्या बातें चली? कशिश मतलब इश्क, मोहब्बत। तो इश्क और क्रांति का संबंध तो अटूट है, ये कभी अलग थे नहीं। फैज़ साहब ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। और एक शायर है, उनका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है ये, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्रांति होगी। अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये किसकी लाइन है, बट वो कहीं ना कहीं एक मोटो था इसके पीछे कि यार एक लड़की या फिर एक शख्स या फिर एक लड़का एक लड़की की ज़िंदगी में, एक लड़की एक लड़के की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन कर सकती है। कई लोग कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या वो क्रांति नहीं है? बेशक वो क्रांति है। तो कशिश और क्रांति साथ साथ चलती है बेशक। और इसके अलावा इसमें क्रांति इसीलिए भी है क्योंकि 2020 हंगामों का दौर रहा है, बदलाव का दौर रहा है। CAA NRC आया, उसके बाद किसान आंदोलन की शुरुआत भी 2020 में हुई। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको भी साथ में समायोजित करने की कोशिश की है, क्योंकि 2020 अगर मैं पूरा ला रहा था तो मेरा कर्तव्य बनता है कि देश में जो भी हुआ है वो सब मैं दिखाऊं इस किताब के माध्यम से। जैसे आपने क्रांति वर्ड लिखा है और क्रांति को लेकर आपने बयान भी किया है कि 2020 में क्रांति जैसा कुछ माहौल था देश में। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में आपने लिखने की कोशिश करी है जी, और समकालीन जो समाज की क्या परिस्थितियां रही उसके बारे में भी लिखने की कोशिश की है जी। आपने उदयपुर के बारे में क्या कुछ लिखा है इस किताब में? जैसा कि आपका जो पढ़ाई आपने उदयपुर से करी है, उदयपुर के बारे में क्या कुछ यादें हैं इस किताब में? मैं 2015 में उदयपुर आया था। आज उस वक्त को 7 साल हो चुके हैं। उदयपुर लगभग पूरा बदल चुका है। जहाँ हम बैठे थे वो जगह कभी जंगल हुआ करती थी। ये रोड नहीं थी, जो 100 फीट रोड है ये, ठीक है। और उसके बाद उदयपुर में कई ज़्यादा विकास हुआ है। विकास के नाम पे कई तोड़ फोड़ भी हुई है, हम सब ने देखी है। और इन सब के बीच एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल कांस्टेंट थी, वो है उदयपुर की खूबसूरती।
इसको अभी तक तो हम इंसान नहीं बदल पाए, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं इसको ख़राब करने की खूबसूरती को, बट अभी तक है खूबसूरती है। और डेट्स वाई वी लव उदयपुर। तो उदयपुर से मोहब्बत बहुत बड़ा कारण रहा है कि पूरी किताब में उदयपुर ही उदयपुर है और पूरी किताब उदयपुर के ऊपर ही आधारित है। इवन कि इसमें कहीं भी मैंने नायक के गांव का जिक्र तक नहीं किया है, हालांकि नायक परमानेंट उदयपुर का नहीं होता है, बट फिर भी उसमें कहीं भी नायक के गांव का जिक्र नहीं है। उदयपुर का जिक्र है क्योंकि मेरे को उदयपुर से प्यार है, यहाँ की फ़िज़ाओं से प्यार है, यहाँ की झीलों से प्यार है, यहाँ की अरावली से प्यार है, और हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से इस किताब में दर्शाने की कोशिश की है। और कौन सी चीज़ आपको किस तरह से अफेक्ट करती है, ये भी मैंने पूरी किताब में उदयपुर के बारे में दर्शाने की कोशिश की। सर, मेरा जो आपसे सवाल था कि आपने इस किताब में कहीं न कहीं कशिश, जैसा कि आप कहते हैं, इश्क, उसकी बात करी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, वो लोगों से है या पर्टिकुलर किसी एक इंसान से है? ये जानना चाहूँगा कि अंसार किस प्रेम के भूखे हैं, ये जानना चाहूँगा। अरे नहीं यार, किसी प्रेम के भूखे नहीं है। हर इंसान के अंदर प्रेम बसा हुआ होता है, प्रेम के बिना इंसान नहीं हो सकता है। हालांकि मैंने एक वाक़ये में ये कहा है, नायक अपनी माँ से जब बात कर रहा होता है, इंसान की हिंसक प्रवृत्ति पर बात कर रहा होता है, तब मैंने ये लिखा है कि इंसान जब से हिंसक है, जब से आदम हुए हैं, उनके 2 बेटे हुए हैं और एक बेटे ने दूसरे को मार दिया था। तो लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंसान में प्रेम भी है, और इसीलिए ये दुनिया आज तक चल रही है। अब जहाँ तक बात हम किताब के अंदर दिखाए हुए प्रेम की करें, तो इसमें जो कॉमनली अपन यूज़ करते हैं, 2 प्रेमियों के बीच के संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें उस तरह के प्रेम को दर्शाया गया है। बेसिकली उसके बारे में बात की गई है। और एक जब किसी इंसान के हम जिस समाज से आते हैं, उस समाज में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज एक तरह से टेबू है। उसके बारे में ना तो कोई बात करता है, और करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हंगामा हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन परिस्थितियों में अब प्रेम किसी की शक्ल, जात या फिर कुछ और धर्म देख कर नहीं होता है, प्रेम बस हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में एक प्रेमी और एक प्रेमिका क्या करते हैं आम तौर पर, ठीक है, वो कितना त्याग करते हैं, कितना समर्पण करते हैं, ठीक है, वो मैंने इस किताब में दर्शाने की कोशिश की है बेसिकली। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने उदयपुर से पढ़ाई करी है, तो जो लॉ का अनुभव है, कानून के विद्यार्थी हैं आप जी, और कानून का जो विद्यार्थी काल पूरा करके आप एक अधिवक्ता के रूप में अभी काबिज हुए हैं, और इस पर आपका काम जारी है जी। क्या मानते हैं, मतलब कानून में क्या हलचल हो रही है, कुछ क्या विचार है आपके आज के परिप्रेक्ष्य में? हाँ, वर्तमान से। किताब में एक किस्सा है। अच्छा। कि किताब की नायिका जो है वो किताब लिखते हुए नायक को देख रही है जी। और वो कहती है कि तुम ज़्यादा पॉलिटिकल मत होया करो, ये किताब के लिए भी हानिकारक है, राजनीतिक होने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि लेट पॉलिटिक्स अवॉइड, ठीक है। तो मैं उसकी बात, हाँ, मैं उस नायिका ने जो उस नायक को किताब में कहा है, उस बात को मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ, क्योंकि राजनीतिक नहीं होते हुए हम इस बात को, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, कहीं भी तरीके से किसी जगह पे भीड़ तंत्र स्टेबलाइज हो रहा है, भीड़ के कहने पर कुछ सरकार कुछ बदल रही है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए अंसार, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि उदयपुर का युवा या यूथ ऑफ द नेशन, हमारे देश का युवा क्यों आपको पढ़े, क्यों अंसार को पढ़े, क्यों युवा लेखक को पढ़े, क्या है ऐसा इस किताब में त्रासदी में? उन्हें पढ़ना चाहिए। आज प्रेम अश्लील हो चुका है। अश्लील हो चुका है? बेशक। कैसे? ठीक है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए कि प्रेम के माने क्या है। क्या सिर्फ अपनी प्रेयसी को पा लेना ही प्रेम है? क्या प्रेम में एक दूसरे के साथ हो जाना और पूरी दुनिया से अलग हो जाना ही प्रेम है? या फिर अपने प्रेम की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को आबाद रखना प्रेम है? इन सारे पहलुओं पर मेरी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है बाकायदा, और इस पर चर्चा भी हो सकती है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं मानता हूँ कि लोगों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि उन्हें लगे कि एक आम तौर पर एक लड़का और एक लड़की क्या फील करते हैं, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले ही कही थी आपको, कि इसमें नायक और नायिका की इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिज के संबंध में बात होती है, और वो किस तरह से सफ़र करते हैं हर एक चीज़ से, और वो किस तरह से एकदम स्मूथली अपने आप को समझदार साबित करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं।
अगर मैं बता दूंगा कि क्या हुआ है तो वो एक तरह से क्लाइमेक्स का अंत हो जाएगा। तो किस तरह से वो बर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ, वो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि कैसे बर्ताव होना चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आइडियल है, क्योंकि नथिंग इज़ आइडियल, सबके अपने अपने विचार है। मेरा इस तरह का कुछ विचार है। अमेज़न पे बेस्ट सेलर बन गए इतना जल्दी, कैसे पॉसिबल हुआ ये? मुमकिन कैसे हुआ इतना जल्दी? होते हैं जो प्रमोशन के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, बट आई हैव नॉट डन रुपीज़ ऑफ प्रमोशन। ये सब कुछ दोस्तों की वजह से हुआ है। आप जैसे दोस्तों ने प्यार दिया, आप जैसे दोस्तों ने मेरे को सम्मान दिया, आगे से आगे बढ़ाया, आगे से आगे शेयर किया। दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और किताब अमेजोन पर ट्रेंड कर रही है बाकायदा। एज ए युवा राइटर आप क्या फील करते हैं कि आपकी किताब मतलब लोगों तक जानी चाहिए? क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आ रही है अभी कि हाँ आप तकनीकी स्तर पर या आपकी किताब जिन लोगों तक जिनके लिए आपने लिखी है दरअसल उन तक पहुंचनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा फील करते हैं कि हाँ यहाँ मैं कहीं ना कहीं लैक फील करता हूँ जहाँ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बेसिक अगर बात करें तो रिसोर्सेज की कमी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि हम इसको बहाना भी मान सकते हैं, क्योंकि इन रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी हम अमेजोन पर ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। 1-2 दिन बाद ये इसका फॉल डाउन आएगा, और फिर जब इसको पढ़ेंगे रीडर्स, और रीडर्स खुद जब इसकी समीक्षा करेंगे, जब इसकी तारीफ़ करेंगे, जब इसको आगे से आगे पहुंचाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद इस किताब का वापस चलन मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगा। अब आपने मेरे को कहा है कि क्या मेरे आड़े आ रहा है किताब को आगे बढ़ने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। अंसार, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, किस तरह के परिवार से आप आते हैं? क्योंकि जो रीडर्स है, जो पाठक है, उसके मन में ये ज़रूर रहता है कि वो जो लेखक है वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं और क्या परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये पहली किताब है। अपने परिवार के बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इस देश के 95% परिवार जो है मैं उन्हीं में से आता हूँ। मैं एक आम भारतीय परिवार से आता हूँ जिसके जो अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अब क्या है कि कई लोग स्टोरी बेचते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब में जो स्टोरी लिखी है वो बिके। हालांकि सब ने संघर्ष किया है, मैं ये मानता हूँ, मैंने भी संघर्ष किया है, और इसी तरह से सब संघर्ष कर ही रहे हैं। बट अब इस सब के बीच में ज़रूरी क्या है? आज के टाइम पे लोग पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और इन सब के बीच में ज़रूरी ये है कि आप अपना शौक़ नहीं छोड़ें। कई ऐसे मौके आए हैं जब मुझे मेरी और लेखनी में एक डिस्टेंस आई है। एक बहुत लंबा टाइम ऐसा निकला है जब मैंने पेन को या लैपटॉप को हाथ नहीं लगाया होगा, पर उसके जस्ट बाद जब भी मुझे टाइम मिला, जब भी मुझे कोई आइडिया आया, तो मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया। सर्वाइवल प्रॉब्लम्स हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, बट जो आप करना चाहते हैं वो आप कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बैकग्राउंड की अगर मैं आपको डॉट टू डॉट बता दूं तो मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, कुछ साल उन्होंने 5-7 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। और मेरे फादर बेसिकली मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं ज़मीन पर। कंस्ट्रक्शन लेबर जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती है, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए वो काम करते हैं। यूनियन लीडर है बेसिकली वो। तो इस तरह का मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। अच्छा मेरे को माहौल मिला है। कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मुझे इसके अगेंस्ट जाना पड़ा मेरे फैमिली के ये कुछ भी करने के लिए। हालांकि वो सबके होता है कि यार इंडियन फैमिलीज़ का एक बहुत कॉमन इशू है कि ये इन सबसे क्या होगा, तो वो खैर सबका रहता ही है, ऐसा कोई इसमें नॉट अ बिग डील वाली बात है। सर, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में बार बार खोल रहा है कि जो बड़े ख्यातनाम और जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने तो मतलब एक जो जगह बना रखी है, तो लोगों के मन में भी, मैं पर्टिकुलर किसी राइटर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो अक्सर ज़्यादा चलते हैं, बेस्ट सेलर साबित हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके रिकॉर्ड में कि आपने मतलब बेस्ट सेलिंग अवार्ड जो अमेज़न पर आप चल रहे हैं, 3रे नंबर पे आप आ रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे परंपरागत जो राइटर्स हैं, उनको जो पढ़ने का एक चलन ज़्यादा है, उसमें जो नए लेखकों को कम पढ़ा जाता है, इसको लेकर क्या आपकी धारणा क्या है? आप क्या सोचते हैं? कोई दुविधा है या पढ़े जाते हैं या पढ़े जाएंगे? देखिए, पढ़े भी जाते हैं और पढ़े भी जाएंगे।
ठीक है। और जहाँ तक स्टेबलाइज्ड राइटर्स जिनको हम कहते हैं उनकी बात है, उन्होंने भी अपने जीवन में बेशक संघर्ष किया होगा। कोई आसमान से राइटर बनकर नहीं उतरा या किसी के साथ किताब नहीं आई है माँ की कोख में। तो हर एक इंसान ने लिखा है, हर एक इंसान ने अपनी कहानी या अपनी किताब को बेचने के लिए या स्टेबलाइज होने के लिए, जिसको अपन कहते हैं। अब स्टेबलाइज राइटर का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि कौन पैसे वाला राइटर है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। तो अब जब पैसे वाले राइटर की बात आएगी, जब किसी बड़ी गाड़ी में घूमने वाले राइटर की बात आएगी, तो उसके पीछे बेचने की भी बात आएगी। तो अगर उसने बेचा है तो उसने उसके पीछे पहली किताब के लिए तो निश्चित तौर पर मेहनत की ही होगी, ठीक है ना। तो वही मेहनत मेरे ख्याल से हर एक नए राइटर को करनी चाहिए। उतना ही अच्छा कंटेंट हर एक नए राइटर का होना चाहिए। अधिकांश लेखक जो है वो पहली किताब के साथ धमाल करते हैं। मेरे को याद है, मैंने जब डार्क हॉर्स पढ़ी थी निलोत्पल मृणाल की, उनकी पहली किताब कई जगह से शायद रिजेक्ट हुई थी। मैंने जहाँ तक मेरा ध्यान सही है तो कई सारे पब्लिशिंग हाउस रिजेक्ट हुई थी और फिर उन्होंने तय कर लिया था कि मैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी करा के बेचूंगा। अब आप में कितनी कुव्वत है अपनी कहानी बेचने की। मेरी किताब कम से कम 25 जगह से रिजेक्ट हुई है। कैन यू बिलीव? 1 साल हो गया इस किताब को लिखे हुए, बट 1 साल तक ये किताब अब जाके मार्केट में आ पा रही है। फरवरी 2021 में ये किताब कंप्लीट हो चुकी थी। तो आप कितना एफर्ट कर रहे हैं अपने काम के लिए, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने बस लिख दिया, पब्लिशर को भेज दिया, हाँ यार वो तो प्रिंट नहीं कर रहा है, ये एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। कुल कितना समय लगा था इस किताब को लिखने में? किताब बहुत इंटरेस्टिंगली 2 बार लिखी गई है। एक बार लिखी गई है पॉलिटिकल एंड पर, जब अप्रैल मई का जो 2020 का जो दौर था, उस दौर में फिर क्या है कि लॉकडाउन खुल गया धीरे धीरे और कोर्ट शुरू हो गए। बस वकालत में आने के बाद आपको रत्ती भर का वक्त मिलने से रहा, तो फिर मैंने वापस किताब को वहीं रोक दिया। फिर वापस ये किताब लिखी गई 2020 के एंड में, दिसंबर और जनवरी 2020 में। तो 2 बार में 10-10 दिन करके आप शायद 20 दिन समझ लीजिए, इतना टाइम लगा है किताब को। आपने बहुत कम समय में किताब को अंजाम तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, ये बात है। और कुछ अपनी तरफ से, जैसे पढ़ने वाले पाठकों को कुछ कहना चाहें तो? पाठकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किताब पढ़िए, बेशक किताब को ऑनेस्टली जज कीजिए, रिव्यू कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए। मेरे को आप कमेंट, मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी हो आप मेरे को उसके रिव्यूज़ भेजिए। आप जिस जगह पे किताब की बिक्री हो रही है वहाँ पे उसके रिव्यूज़ दीजिए और मेरे को ऑनेस्टली बताइए कि क्या इस किताब में कुछ और अच्छा हो सकता था जो मैंने मिस कर दिया है या मेरी अज्ञानता की वजह से वो मिस हो चुका है। तो वो मैं उनसे इस बारे में रिव्यूज़ मांगना चाहूँगा। और पहला एक्सपीरियंस है, आप हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर भाई, एक प्रश्न है जो बार बार छूट रहा है। एज ए राइटर, एज ए पोएट, एज ए अंसार, आप पहले भी बहुत सी जगहों पे मतलब आपका राइटिंग कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। जी जी। मैं उस बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने पहले कहाँ पर क्या कुछ किया है, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। रीडर है वो बहुत जानना ज़रूरी है कि अंसार मंसूरी एक नया नाम राइटिंग में, अचानक ये त्रासदी की किताब मतलब कहाँ से आई, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और उसके बाद मेरे को एक ललक लगी कि हमें जर्नलिज्म में जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तो क्या पता है नहीं है, बट 2015 में था, तब तक मतलब बचा हुआ था। तो उसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस किए। अब क्या है कि हम जिस सीनियर से आते हैं, चित्तौड़गढ़ या फिर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, उदयपुर तो काफ़ी आगे निकल गया है, तो वहाँ जर्नलिज्म एक बहुत नया नाम है। किसी को आप कह दो कि मुझे पत्रकारिता कोर्स करना है तो क्या करे, कोर्स करने की क्या जरूरत है, जा अखबार की एजेंसी ले ले तो पत्रकार हो गया। तो वो एकदम नया था हर किसी के लिए कि यार ये क्या है, पत्रकारिता का कोई कोर्स थोड़ी होता है, पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है इसके लिए। तो 1-2 साल मैंने फिर उसके लिए अच्छे कॉलेजेस के लिए मैंने पता किया कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं हो सकता है। मैंने IIMC दिया, मैंने जामिया दिया और बाइलक मेरा जामिया में हो गया था। बट फिर तब तक पत्रकारिता का थोड़ा माहौल बिगड़ गया था, पत्रकारों के साथ भी माहौल ख़राब होने लग गया था। तो मेरे फैमिली ने, अकेली औलाद होने का मेरे को शायद डिसएडवांटेज है कि मेरे को जाने नहीं दिया। तो
बट मीनवाइल में फिर सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कभी कभी फेसबुक ने बहुत साथ दिया इस संबंध में, और मैं लिखता रहता था। और एक लड़कपन की उम्र में 2015 में मैंने एक कहानी शुरू की थी, वो हालांकि अभी अधूरी पड़ी है। उस वक्त कागज़ पेन से ही लिखना शुरू कर दिया था। अभी शायद वो नोटबुक ढूंढनी पड़ेगी, मुझे लगता है मुझे उसे कंप्लीट करनी चाहिए अब, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया है। और उसके बाद मेरे कनेक्ट में आए यूथ की आवाज़ नाम की एक वेबसाइट है। तो वो बेसिकली सिटीजन जर्नलिज्म का काम करती है कि आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी आम इंसान वो वहाँ पोस्ट कर सकता है, और अगर उनको वो कंटेंट ट्रस्टेबल लगता है तो वो उसको अपनी वेबसाइट पर व्यवस्थित एकदम एडिट करके और वो उसको पोस्ट करता है। तो वहाँ पे जाने के बाद दो लोग मुझे मिले, प्रिंस मुखर्जी और प्रशांत झा, दो एडिटर हैं वहाँ के। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, मुझे मायने समझाए लेखन के, और यूथ की आवाज़ में काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने वहाँ से इंटर्नशिप भी की। तो वहाँ से क्या है कि थोड़ा जिसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, हालांकि मेरे को लगता है कि एक लेखक या एक जर्नलिस्ट को प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। वो जब तक जो देखेगा वो नहीं लिखेगा, तब तक समाज की सच्चाई नहीं आ सकती है पृष्ठ पर। तो फिर भी उन्होंने मेरे को सिखाने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने खुद एक अपनी वेबसाइट की शुरुआत की थी, विट्टी चिड़िया इसका नाम था। बट वो किन्हीं परिस्थितियों उसको बंद करना पड़ा, और फिर विट्टी चिड़िया बंद करने के कई वक्त बाद फिर मैंने वापस इस किताब का लेखन की शुरुआत की है। अभी जैसे मीडिया के कवरेज को लेकर हमने पहले भी बात करी है कि आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। युवा राइटर है, पहली किताब आपने अभी लिखी है। अब तक आपको कहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिला है? इन्होंने आपके मतलब बुक के बारे में कुछ लिखा है, आपके बारे में आपके कुछ इंटरव्यूज़ जैसे कुछ अखबारों में भी आए हैं। मैं जानना चाहूँगा आप सीधे तौर पे उनके नाम बताएं, ताकि बाकी जो मीडिया के जितने भी फ्रंट हैं वो लोग भी आपको सपोर्ट करें और आगे आए, आपकी बात को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखें। जी, चित्तौड़गढ़ मेरा गृह जिला है, तो वहाँ से बेसिकली चित्तौड़गढ़ का लड़का होने के नाते मुझे सम्मान मिला मीडिया में। दैनिक भास्कर में, दैनिक नवज्योति में, मृदुल पत्रिका वहाँ चलता है, एक ललकार करके चित्तौड़ का एक अखबार है, और एक हेलो पत्रिका शायद, जहाँ तक सही है, हेलो पत्रिका के नाम से एक अखबार है। तो इन सारे न्यूज़पेपर्स में मेरे को कवर मिला है, और एबीपी न्यूज़ पे भी मेरा एक इंटरव्यू छपा हुआ है। तो इन जगहों से मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला है, और इन्होंने काफ़ी सराहना की है काम की, और आई थिंक होनी भी चाहिए। अगर कोई नया इंसान किसी नए फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, और लिटरेचर की जहाँ तक बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान का साहित्य बहुत ही ज़्यादा रिच रहा है, बट पिछले कुछ टाइम से हमारे साथ बड़ी गिरावट आई है, और ये हम उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं जितना हमें कर लेना चाहिए था। अंसार, जैसा कि आपकी पहली किताब त्रासदी आई है, अब आगे क्या, त्रासदी के बाद क्या आने वाला है? आगे आई थिंक मेरे को लगता है प्लान हो चुका है, और उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, आधा लगभग हो गया है, आधा और मुझे करना है। उसके लिए मुझे कुछ विजिट्स करनी है अलग अलग शहरों में। तो अगली किताब बेसिकली एक लेखकों की एक कौम है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करती है, बिल्कुल। और उसके बाद एक कौम है वकीलों की। अच्छा, वो उनसे भी ज़्यादा संघर्ष करती है, मुझे ऐसा लगता है। करते हैं दोनों? बिल्कुल रिलेट करता हूँ, दोनों इंटेलेक्चुअल कौम है। तो देखिए साथियों, ये अंसार मंसूरी है जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है आप सभी के साथ में, और आने वाली तमाम तरह की चैलेंजेस, चुनौतियों के ऊपर भी बात करी है। तो आज का जो इंटरव्यू है वो मेरे ख्याल से वहीं पर समाप्त करते हैं। अंसार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।